क्लेवाटिस जो कि पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक डार्क बिस्ट किंग में से एक है, एक समय ऐसा फैसला करता है कि वह पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को ही इस दुनिया से मिटा देगा। हजारों सालों से इंसान बार बार उसके इलाकों में घुसकर उसे मारने की कोशिश करते रहे हैं और अब वह इंसानों से इतना तंग आ चुका है कि वह डिसाइड कर लेता है कि वह पूरी इंसानियत को ही खत्म कर देगा। लेकिन तभी यहाँ पर एक इंसिडेंट होती है और फिर सब कुछ बदल जाता है। जब क्लेवाटिस एक किंगडम पर अटैक करता है तब उसे एक छोटा सा इंसानी बच्चा मिलता है। उस बच्चे को देखकर उसके अंदर कुछ चेंज आ जाता है और वही बच्चा बाद में लूना के नाम से जाना जाता है और यहीं से हमारी कहानी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर क्लेवाटिस डिसाइड करता है वह इंसानों को खत्म करने के बजाय इस बच्चे को पालने का फैसला करता है ताकि वह ये समझ सके कि आखिर इंसान नाम की यह प्रजाति सच में कैसी है और आगे चलकर यही बच्चा डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में ह्यूमन रेस बचेगी या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो स्टोरी की शुरुआत में हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है एलिसिया ग्लेनफॉल और वह एक छोटे से गांव में अपने पिता के साथ रहती है। एक दिन वह एक मैप देख रही होती है और वो अपने पिता से पूछती है, पापा हमारे सिटी के अलावा बाकी पूरी दुनिया इस मैप में काली क्यों दिखाई गई है? उसके पिता उसे बताते हैं कि सच में किसी को नहीं पता कि इस दुनिया के बाहर क्या है। लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि दूर दूर तक फैली हुई अंधेरी जमीनों पर 4 भयानक डार्क बिस्ट किंग का राज है और जो भी इंसान उनके इलाके में जाने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन एक भविष्यवाणी भी है, कहा जाता है कि एक दिन कुछ खास हीरो आएंगे जिनके पास डिवाइन वेपन्स होंगे और वही हीरो उन डार्क बिस्ट किंग को हराकर दुनिया को सुरक्षित बना देंगे। ये सुनकर छोटी एलिसिया की आंखों में शाइन आ जाती है। तो ठीक है, मैं भी बड़ी होकर एक हीरो बनूंगी ताकि मैं इस पूरी दुनिया को अपनी आंखों से देख सकूं। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब एलिसिया बड़ी हो चुकी है और उसका सपना सच हो चुका है। उसे किंगडम ने चुना है उन 13 हीरोज में से एक बनने के लिए जिन्हें भेजा गया है डार्क बिस्ट किंग क्लेवाटिस को मारने के लिए। दोस्तों ये हीरो कोई आम योद्धा नहीं है, इनके पास स्पेशल डिवाइन वेपन्स होते हैं, ऐसे हथियार जिन्हें सिर्फ चुने हुए हीरोज ही इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हीं हथियारों के दम पर ये लोग दक्षिण की तरफ उस खतरनाक इलाकों में पहुंचते हैं जहां क्लेवाटिस का राज है। और जैसे ही वे उसकी टेरिटरी में कदम रखते हैं चारों तरफ से खतरनाक डीमन बिस्ट उन पर हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे हीरोज भी कम नहीं होते, वे अपनी डिवाइन वेपन्स निकालते हैं और एक एक करके उन डीमंस को मारना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं दुश्मन और भी ज्यादा खतरनाक होता जाता है और आखिरकार वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर क्लेवाटिस मौजूद होता है। हीरोज को लगता है कि अब वे जीतने वाले हैं, लेकिन अगले ही पल सब कुछ चेंज हो जाता है। क्लेवाटिस अपनी पूरी पावर दिखाता है, वह उनके सबसे खतरनाक लीडर को सिर्फ एक ही वार में खत्म कर देता है और फिर वह बाकी हीरोज को भी एक एक करके मारना शुरू कर देता है। यह देखकर बाकी सभी हीरो डर के कांपने लगते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर वह किस तरह के राक्षस से लड़ रहे हैं। तभी यहाँ पर एलिसिया को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वह नोटिस करती है कि क्लेवाटिस सीधा सामने से हमला नहीं करता, वह शैडोज के अंदर से अटैक कर रहा है। एलिसिया तुरंत बाकी हीरोज को चेतावनी देती है और इसी बीच वह खुद भी क्लेवाटिस के काफी करीब पहुंच जाती है। अब ये देखकर क्लेवाटिस भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। पिछले 1000 सालों में कोई भी इंसान मेरे इतने करीब नहीं पहुंचा। लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आती, ये इंसान आखिर यहाँ आए ही क्यों हैं? क्या ये लोग उसे डराने आए हैं या फिर उसे मारने? लेकिन वह सोचता है कि इसका जवाब वह खुद ही निकाल लेगा। उसी वक्त एलिसिया मौका देखकर क्लेवाटिस के सीने पर एक जोरदार अटैक कर देती है, पर अगले ही पल हम देखते हैं कि क्लेवाटिस अपनी पूरी ताकत लगाकर लगभग सारे के सारे हीरोज को बेरहमी से मार देता है। इसके बाद अगला सीन हमें उस किंगडम में दिखाया जाता है जहां से ये सारे हीरोज क्लेवाटिस को मारने के लिए भेजे गए थे। क्लेवाटिस सीधे उस किंगडम पर हमला कर देता है और अब वह ये ठान लेता है कि वह पूरे की पूरे किंगडम को ही खत्म कर देगा। हम देखते हैं कि किंगडम के सारे सैनिक उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन क्लेवाटिस की ताकत के सामने कोई भी टिक नहीं पाता। वह एक एक करके हर सैनिक को मारना शुरू कर देता है। इसी बीच किंग को भी खबर मिल जाती है कि क्लेवाटिस किंगडम तक पहुंच चुका है और उसके साथ लड़ने गए सारे हीरोज मारे जा चुके हैं। यह सुनकर किंग तुरंत एक खास जगह पर पहुंचता है। यह जगह बहुत ही सीक्रेट होती है जिसके बारे में सिर्फ रॉयल फैमिली को ही पता होता है। यहीं पर वो खास हथियार बनाए जाते हैं जिन्हें हीरोज इस्तेमाल करते हैं। किंग जानते हैं कि अगर ये जगह नष्ट हो गई तो फ्यूचर में कोई भी इंसान डार्क बिस्ट को हराने के काबिल नहीं रहेगा, इसलिए वह तुरंत इस पूरी जगह को सील कर देते हैं। दूसरी तरफ सैनिक अब भी क्लेवाटिस को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन क्लेवाटिस जल्द ही ये समझ जाता है कि इन सैनिकों के हथियार उस पर कोई असर नहीं कर रहे। वह सोचता है, अजीब बात है, इन इंसानों के हथियार मुझ पर आखिर काम क्यों नहीं कर रहे? लगता है कि उन हीरोज के पास कुछ अलग ही तरह के हथियार थे। इसी बीच हम देखते हैं कि क्लेवाटिस पूरे किंगडम को तबाह करता हुआ आखिरकार उस सीक्रेट जगह तक पहुंच जाता है। वह किंग से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे और ये इंसान नाम की प्रजाति आखिर है क्या और ये लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं? फिर इसके बाद
वह धमकी देता है। सुनो, सोच समझकर जवाब देना। अगर मुझे तुम्हारा जवाब पसंद नहीं आया तो मैं इस पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को ही इस दुनिया से मिटा दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि किंग के पास इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं होता और अगले ही पल क्लेवार्टिस उसे भी मार देता है। अब क्लेवार्टिस यहाँ पर सोचने लग जाता है, अगर इंसान ऐसे ही मेरे खिलाफ लड़ते रहेंगे तो मुझे भी अपनी एक सेना बनानी चाहिए ताकि मैं पूरी ह्यूमन रेस को ही खत्म कर सकूं। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज एक छोटे से बच्चे की होती है। हम देखते हैं कि उस बच्चे की माँ क्लेवार्टिस से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस पूरी ह्यूमन रेस को ही खत्म कर दूंगा, तो इस बच्चे को बचाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये बच्चा अभी पैदा हुआ है, इसका बाकी इंसानों से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज इसे बचा लो। पर हम देखते हैं कि इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी क्लेवार्टिस उस बच्चे को बचाने से साफ इनकार कर देता है। भले ही ये अभी छोटा है लेकिन बड़ा होकर ये भी मेरे खिलाफ जा सकता है। हो सकता है कि एक दिन ये मुझे ही मारने की कोशिश करे। फिर वह उस औरत से कहता है, अगर तुम कहती हो कि इस बच्चे की जान इतनी कीमती है तो मुझे इसका सबूत दो। मैं अभी इसका सबूत नहीं दे सकती, लेकिन भविष्य में यही बच्चा खुद साबित करेगा कि इसकी जान क्यों जरूरी है। और हम देखते हैं कि ये कहते ही वह औरत मारी जाती है। कुछ देर सोचने के बाद क्लेवार्टिस एक अजीब सा फैसला करता है। वह डिसाइड करता है कि वह इस बच्चे को जिंदा रखेगा और वह बच्चे को अपने साथ ले जाता है और यही बच्चा आगे चलकर लूना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमें इस दुनिया के बारे में थोड़ा सा और बताया जाता है। इस दुनिया में 5 अलग अलग तरह के ह्यूमन रेस रहती है और ये सब एक दूसरे से काफी अलग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो समुद्र के अंदर रहते हैं और बाकी दुनिया से दूर रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग तो जंगलों में रहते हैं और आखिरकार एक रहस्यमय प्राचीन रेस का जिक्र आता है जिसे हाइडेनियंस कहा जाता है। ये रेस बहुत ही ज्यादा पुरानी और मिस्टीरियस है और यही लोग एक ऐसी चीज के बारे में जानते हैं जिसे बाकी दुनिया अनजान है, जो कि होता है आर्क नाइट से हथियार बनाने का तरीका। इसके बाद कहानी हमें लूना आइलैंड पर ले जाती है। यहीं पर क्लेवार्टिस उस बच्चे को लेकर आता है, लेकिन बच्चा लगातार रो रहा होता है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी होती है। अब क्लेवार्टिस तो उसे दूध पिला नहीं सकता, इसलिए वह उसे अपनी डार्क मैजिक से ताकत देने की कोशिश करता है, लेकिन उससे बच्चे की भूख नहीं मिटती। फिर वह उसे एक गड्ढे में डाल देता है जहाँ छोटे छोटे कीड़े उसके शरीर को साफ कर देते हैं। मैंने उसकी माँ से वादा ही क्यों किया कि मैं इसे जिंदा रखूंगा। लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकता। वह डिसाइड करता है कि इस बच्चे की जिंदगी ही यह तय करेगी कि इंसान को जिंदा रहना चाहिए या नहीं। उसी समय हमें एलिसिया की हालत दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि वह लगभग मरने की कगार पर होती है और अचानक उसे एक सपना आता है जिसमें वह देखती है कि किसी ने उसके पिता को मार दिया है और तभी अगले ही पल उसकी आंखें खुल जाती है और हम देखते हैं कि उसके सामने क्लेवार्टिस खड़ा होता है। सुनो, तुम्हारे बाकी सारे साथी मारे जा चुके हैं, अब सिर्फ तुम ही जिंदा हो। एलिसिया यह सब सुनकर हैरान रह जाती है क्योंकि क्लेवार्टिस ने उसे डार्क मैजिक से वापस जिंदा किया होता है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? असल में क्लेवार्टिस चाहता था कि एलिसिया इस बच्चे को दूध पिला सके, लेकिन सच ये है कि सिर्फ एक माँ ही बच्चे को दूध पिला सकती है, इसलिए एलिसिया को जिंदा करना लगभग बेकार साबित हो जाता है। अब यहाँ पर एलिसिया उससे कहती है, अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे दोबारा मार दो। जब तक मेरे अंदर तुम्हारी डार्क एनर्जी है तब तक तुम मर नहीं सकती। अब आखिरकार दोनों को मजबूर होकर एक फैसला लेना पड़ता है। अब वे दोनों मिलकर इस बच्चे को पालने वाले हैं और एलिसिया के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। अगर तुम सच में इस बच्चे को पालना चाहते हो तो तुम्हें पैसे देकर एक नर्स को खरीदना होगा जो इस बच्चे को माँ की तरह दूध पिला सके। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है एक बेहद अजीब कहानी जहाँ दुनिया का सबसे खतरनाक डार्क बीस्ट किंग एक इंसान बच्चे की परवरिश करने वाला है। हम इस बच्चे को पालना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास न तो कैश है और न ही यूपीआई। अब पैसे के बिना वह किसी नर्स को कैसे रख सकते हैं? काफी सोचने के बाद दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वे इस माउंटेन के आर्क नाइट को बेच देंगे ताकि कुछ पैसे मिल सके। ये सुनने के बाद क्लेवार्टिस, जो अब क्लैन के रूप में है, सीधे शहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि एलिसिया उसे तुरंत रोक देती है। सुनो, तुम सीधे शहर के अंदर नहीं जा सकते। अगर किसी को पता चल गया कि तुम असल में कौन हो तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ऐसा करो, लूना को मुझे दे दो, मैं उसे लेकर शहर जा सकती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि क्लेवार्टिस इस बात के लिए रेडी नहीं होता। तब वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को एक ह्यूमन फॉर्म में बदल देता है और यहाँ वह एक लड़की का रूप ले लेता है जिसका नाम वह रखता है क्लैन और उस बच्ची का नाम रखा जाता है लूना। अब क्लैन और एलिसिया दोनों लूना को लेकर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल में रुकने के बाद एलिसिया लूना को नहला रही होती है। तभी वह एक अजीब सी बात नोटिस करती है। जिस कपड़े में लूना को लपेटा गया था उसे देखकर एलिसिया समझ जाती है कि ये बच्चा कोई आम बच्चा
बच्चा नहीं है। ये कपड़ा साफ बता रहा होता है कि लूना हाइडेनियंस की रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखता है, लेकिन अभी तक एक बात क्लियर नहीं होती कि लूना लड़का है या लड़की। अब स्टोरी हमें हाइडेनियन किंगडम में ले जाती है, लेकिन वहाँ का नजारा बहुत ही भयानक होता है। पूरा किंगडम लगभग तबाह हो चुका है। वहाँ एक आदमी क्राउन प्रिंस और बाकी लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ कुछ और लोग आ जाते हैं और ये लोग हाइडेनियंस से वह खास टेक्निक चुराना चाहते हैं जिससे वे आर्क नाइट से हथियार बनाते हैं। दूसरी तरफ एलिसिया क्लैन को बता रही होती है कि लूना किसी रॉयल फैमिली से है। अब क्लैन ये सुनकर कहती है कि मैंने उस जगह के किले को तोड़ दिया था और वहीं मुझे ये बच्चा मिला। अब एलिसिया तुरंत समझ जाती है कि इस बच्चे की वजह से बहुत बड़ा हंगामा मचा होगा। वह कहती है कि सारे लोग इस बच्चे को लेकर परेशान होंगे क्योंकि सिर्फ रॉयल फैमिली ही जानती है कि आर्क नाइट से हथियार कैसे बनाए जाते हैं। अब ये सुनकर क्लेवार्टस थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर वह एक नया फैसला लेता है। वह सोचता है कि मैं इस बच्चे को बड़ा करके किंग बनाऊंगा और इसके जरिए पूरी दुनिया पर राज करूंगा। लेकिन असल में क्लेवार्टस ऐसा इसलिए करना चाहता है ताकि वह इंसानों को करीब से देख सके। वह ये समझाना चाहता है कि क्या इंसानियत को खत्म कर देना चाहिए या उन्हें जीने देना चाहिए। अब एलिसिया को तुरंत एहसास हो जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसे लगता है कि उसने क्लेवार्टस के सामने ऐसी बात बोल दी जो उसे बोलनी नहीं चाहिए थी। अब अगर उसने लूना को क्लेवार्टस से छीनने की कोशिश की तो हो सकता है कि क्लेवार्टस उसे भी मार दे और पूरी ह्यूमन रेस को ही खत्म कर दे। इसलिए एलिसिया एक फैसला लेती है कि अब वह लूना की रक्षा करेगी ताकि पूरी इंसानियत सुरक्षित रह सके। पर इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक कोई पीछे से आकर क्लैन के सिर पर हमला कर देता है और क्लैन तुरंत बेहोश हो जाती है। अब ये देखकर एलिसिया हैरान रह जाती है। वह सोचती है कि इतना बड़ा डीमन किंग इतनी आसानी से कैसे गिर गया। तभी वहाँ कुछ और लोग भी आ जाते हैं और वे एलिसिया को भी बेहोश कर देते हैं। ये लोग असल में बैंडिट्स होते हैं। वे तीनों को बंदी बनाकर अपने अड्डे की तरफ ले जाते हैं। हम देखते हैं कि रास्ते में एलिसिया को होश आ जाता है। तभी क्लैन उससे कहती है तो आखिरकार तुम भी जाग गई। सुनो, हम पकड़े गए हैं तो तुम कुछ कर रहे हो या नहीं? तुम टेंशन मत लो, लूना बिल्कुल सुरक्षित है। अब ये सुनकर एलिसिया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मुझे लगता है कि इस इंसानी शरीर में आने के बाद तुम और भी कमजोर हो गए हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ये देख रही थी कि ये शरीर कितना कमजोर है। अच्छा तो चलो यहाँ से भागते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि क्लैन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। वो कहती है कि जब तक मैं लूना को यहाँ का किंग नहीं बना देती मैं अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताऊंगी। और इसी बहाने वह इंसानों को करीब से ऑब्जर्व भी करना चाहता है। एलिसिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये लोग बहुत बुरे हैं, तुम इन जैसे लोगों को देखकर इंसानों के बारे में फैसला नहीं कर सकते। इसी बीच वे सब बैंडिट्स अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहां एक आदमी भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी एक गुंडा पीछे से चाकू फेंकता है और वह आदमी वहीं पर मारा जाता है। फिर वह गुंडा चिल्लाकर कहता है, सुन लो सब लोग, अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसका यही हाल होगा। इसके बाद बैंडिट्स एलिसिया को एक कमरे में ले जाते हैं। वहीं पास में एक लड़की खड़ी होती है। वह क्लैन को अपने पास बुला लेती है। जैसे ही वह क्लैन के हाथ में छोटा सा बच्चा देखती है वह अपनी मेड से कहती है, सुनो, इस बच्चे का ध्यान रखना और इसे दूध भी पिला देना। उधर दूसरी तरफ बैंडिट्स एलिसिया को अपने बॉस के पास ले जाते हैं। उसका नाम होता है रोको। रोको कहता है, अब से तुम सब लोग मुझे बॉस कहोगे। लेकिन हम देखते हैं कि बाकी लोग ऐसा करने से मना कर देते हैं। तभी रोको अपना खतरनाक गुलाम बैटी को बाहर बुलाता है। उसे देखकर सबकी हालत टाइट हो जाती है। अब रोको एलिसिया को देखते हुए कहता है, अरे तुम वही लड़की हो ना जो लूना माउंटेन से आर्क नाइट लेकर आई थी? मैंने सुना है कि वहाँ के राजा ने कुछ हीरोज को भेजा था और उनमें एक लड़की भी थी। फिर वह बैटी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसके सामने भी तुम बिल्कुल शांत खड़ी हो, इसका मतलब तुम एक हीरो हो। रोको को यह भी पता होता है कि क्लेवार्टस ने उनके किंगडम पर हमला करके उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब रोको एलिसिया को डराने के लिए एक लाल रंग की तलवार निकालता है। यह तलवार दिखने में बिल्कुल हीरोज के हथियार जैसी लगती है। देख रही हो ना ये तलवार? जो भी इसे पकड़ता है वह काफी ताकतवर महसूस करने लगता है। लेकिन असल में ये तलवार नकली है, क्योंकि मैं भी ये बात जानता हूँ कि आर्क नाइट से असली हथियार सिर्फ हाइडेनियंस ही बना सकते हैं। पर दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो इन नकली हथियारों को खरीदने के लिए भी तैयार रहते हैं। वैसे भी हाइडेनियंस का किला तो सबसे पहले ही तबाह हो चुका है, तो अब मैं इस नकली हथियारों को बेचकर खूब पैसा कमाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि रोको एलिसिया को लगातार टॉर्चर करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह चाहता है कि उसे आर्क नाइट के असली हथियार मिल जाए। अगर मुझे असली हथियार मिल गए तो मैं उनसे और भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। फिर वह बताता है कि इसके सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला, हाइडेनियंस का राजा खुद उसे अपनी तलवार दे दे, और दूसरा, वह उस जगह पर जाए जहाँ हीरोज और सैनिक मारे गए थे और वहाँ से उनके हथियार उठा लाए। इसके बाद हम देखते हैं कि रोको बार बार एलिसिया से सच्चाई निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसिया अपना मुंह नहीं खोलती। सुनो चमचो, मैं ये काम तुम लोगों को देता हूँ, इससे सारी सच्चाई निकलवाओ। और वह इतना कहने के बाद हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें क्लैन दिखाई देती है जो असल में डार्क बीस्ट किंग क्लेवार्टस होती है, लेकिन यहाँ वह एक छोटे से होटल में वेटर का काम
काम कर रही होती है वह लोगों को चाय और खाना सर्व कर रही होती है। अरे ओए छोटू, इधर चाय लेके आ। पर हम देखते हैं कि क्लेवार्टस बहुत ही आराम से सबको सर्व कर रहा होता है। असल में वह इतना शांत इसलिए होता है क्योंकि लूना को दूध मिल चुका है, इसलिए अब उसे कोई भी चिंता नहीं होती। लेकिन हम देखते हैं कि इस होटल की मालकिन को क्लैन पर थोड़ा शक होने लगता है। वह नोटिस करती है कि क्लैन के सिर पर एक छोटा सा सिंह है जिससे वह थोड़ा ओगर जैसा लगती है, लेकिन उसकी आंखें और बाल बिल्कुल अलग है जिससे वह पूरी तरह ओगर भी नहीं लगती। इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक कुछ गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और वे एक लड़की नल को परेशान करना शुरू कर देते हैं। वह उसे पकड़ के घसीटते हुए बाहर ले जाते हैं और उसे बुरी तरह से मारने लगते हैं। अब ये देखकर क्लैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उन गुंडों को मार डालती है। यह देखकर नल बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि क्लैन ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद क्लैन लूना को फिर से नल को दे देती है और फिर नल लूना को दूध पिलाना शुरू कर देती है। सुनो, तुम आखिर हो कौन? अब नल धीरे धीरे अपनी कहानी बताना शुरू करती है। वह कहती है कि मैं इन्हीं गुंडों के बीच पली बढ़ी हूँ। मेरी माँ भी यहाँ काम करती थी और ये लोग उन्हें बहुत परेशान करते थे। फिर वह बताती है कि जब मैं 12 साल की हुई तब मेरी माँ मुझे छोड़कर कहीं चली गई और उसे आज तक नहीं पता कि उसकी माँ जिंदा भी है या मर चुकी है। इसके बाद वे गुंडे उसे भी मारने पीटने लगे, लेकिन इस होटल की ओनर ने उसे अपने पास रख लिया, तभी से वह यहाँ काम कर रही है। अब क्लैन उसे एक सवाल पूछती है, मैंने सुना है कि सिर्फ एक माँ ही बच्चे को दूध पिला सकती है, तो तुम्हारा बच्चा कहाँ है? अब ये सुनकर नल शांत हो जाती है। वह कहती है मेरा बच्चा मर चुका है। वह बताती है कि जब उसका बच्चा पैदा हुआ था उसी समय उसे मार दिया गया। उस वक्त उसने डिसाइड कर लिया कि मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन तभी उसे एक बच्चा मिला जिसे उसे दूध पिलाना पड़ा और उसी पल उसके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग गई। इसके बाद वह कहती है इसलिए जब भी यहाँ कोई इंसान आता है मैं उसे दूध पिला देती हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी सही से नहीं जी पाई, लेकिन ये बच्चे तो जी सकते हैं। नल की स्टोरी सुनकर क्लैन भी कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। यह पहली बार होता है जब डार्क बीस्ट किंग क्लेवार्टस किसी इंसान की भावनाओं को इतनी गहराई से महसूस करता है। सुनो, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? लेकिन हम देखते हैं कि नल क्लैन के साथ जाने से मना कर देती है। वह कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते हैं और उन्हें दूध पिलाने के लिए मुझे यहीं रहना पड़ता है। इसके बाद हमें फिर से एलिसिया का सीन दिखाया जाता है। गुंडे उसे पकड़कर एक जगह लेकर जा रहे होते हैं। जैसे ही एलिसिया उस जगह को देखती है उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह कोई आम जगह नहीं है, यह एक पुरानी आर्कनाइट माइन है। वहीं पर कुछ और गुंडे खड़े होते हैं। वे एक आदमी को पानी के अंदर जाने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं और वह आदमी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। सुनो, अगर तुम इस पानी के अंदर से वह हथियार निकाल लाओ तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे। लेकिन जैसे ही वह आदमी पानी में कूदता है अचानक पानी के अंदर से खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं और अगले ही पल वे उस आदमी को एक ही झटके में निकल जाते हैं। अब अगर ये मॉन्स्टर्स हीरोज तक को मार सकते हैं तो वह तो फिर भी एक आम इंसान था। एलिसिया उस मॉन्स्टर को देखकर तुरंत समझ जाती है कि यह कोई साधारण जीव नहीं है, यह है वाटर डार्क बीस्ट और ये सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। एलिसिया बताती है कि आज से लगभग 300 साल पहले एक भयानक बाढ़ आई थी और उसी बाढ़ के साथ ये डार्क बीस्ट यहाँ आ गए थे और यही वजह थी कि उस समय इस माइन को बंद कर दिया गया था। यह वाटर बीस्ट इतने खतरनाक होते हैं कि उस समय का सबसे ताकतवर हीरो भी इनके सामने टिक नहीं पाया था। हम देखते हैं कि एलिसिया गुंडों को उस हीरो की कहानी बताने लगती है। वह कहती है कि वह हीरो जिस तलवार का इस्तेमाल करता था उससे वह पानी को भी 2 हिस्सों में काट सकता था और मुझे पता है कि तुम लोग उसी तलवार को लेने यहाँ आए हो। अब ये सुनकर गुंडे हंसने लग जाते हैं। ओह अच्छा, तो तुम्हें ये सब पहले से पता है, तो जरूर तुम्हारे हथियार का भी कोई नाम होगा। चलो जल्दी बताओ। लेकिन हम देखते हैं कि एलिसिया साफ उन्हें मना कर देती है। वह कहती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताने वाली और मुझे यह भी पता है कि तुमने उस आदमी से झूठ बोला था। अगर तुम सच में उसे बचाना चाहते तो उसे रस्सी से बांधकर भी तुम लोग भेज सकते थे। अब ये सुनकर गुंडे गुस्से में आ जाते हैं। उसी समय हम देखते हैं कि पुल के दूसरी तरफ कुछ और गुंडे खड़े होते हैं। वे एलिसिया का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक गुंडा उसके पास आता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि आज उसका आखिरी दिन है। हम देखते हैं कि अचानक एलिसिया डिसलोकेट हुई बाह को झटका देती है और उस आदमी को पकड़कर सीधा नीचे कूद जाती है। असल में एलिसिया को पता है कि जब तक उसके शरीर के अंदर क्लेवार्टस का डार्क ब्लड मौजूद है वह इतनी आसानी से नहीं मरेगी, इसलिए वह बिना डरे उस आदमी को लेकर नीचे कूद जाती है। अब ऊपर खड़े गुंडे ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। वह सोचते हैं कि एलिसिया मर चुकी है और अब उन्हें डर लगने लगता है। वे कहते हैं कि अगर बॉस को पता चल गया कि कैदी मर गई तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन सच ये है कि एलिसिया अभी भी जिंदा होती है, हालांकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसे अपने गर्दन के नीचे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा होता, यानी उसकी लगभग पूरी बॉडी टूट चुकी होती है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मेरे शरीर से बहुत खून निकल चुका है। वह समझ जाती है कि अगर वह जल्दी यहाँ से नहीं निकली तो गुंडे फिर से यहाँ तक पहुँच
जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि उसका खून हिलने लगता है और उसके सामने क्लेवाटस का छोटा सा रूप दिखाई देता है। अरे ओ पगली, तुमने पहले ही बहुत खून खो दिया है। अगर ऐसे ही खून बहता रहा तो तुम सच में मर जाओगी। असल में यही मेरा खून है जिसकी वजह से तुम अब तक जिंदा हो। क्लेवाटस असल में ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि अभी एलिसिया उसके काम की है। वह कहता है कि जब तक मेरे खून की ताकत तुम्हारे अंदर है तुम ठीक होती रहोगी और जब तक मुझे तुम्हारी जरूरत है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो फिर तुम मुझे ठीक क्यों नहीं कर रहे? क्या अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? तब क्लेवाटस उसे बताता है कि उसके साथ अभी क्या हुआ। वह कहता है उसने नल को अपने साथ आने के लिए मनाने की कोशिश की लेकिन उसने मना कर दिया। फिर वह एलिसिया से पूछता है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नल जानती है कि अगर वह वहाँ से भाग गई तो ये गुंडे उसका पीछा करेंगे और उसे भी मार देंगे। लेकिन अगर तुम उसे यह भरोसा दिला सको कि तुम उसे बचा सकते हो तो शायद वह तुम्हारे साथ आ जाए। लेकिन हम देखते हैं कि क्लेवाटस ये करने से मना कर देता है। मैं आखिर उसके लिए ये सब क्यों करूं? और मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं लूना माउंटेन छोड़कर यहाँ आया हूँ। अगर ये बात फैल गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। फिर क्लेवाटस एलिसा से कहता है मेरे हिसाब से ये काम तुम भी कर सकती हो और वैसे भी एक हीरो के लिए इतने गुंडे को हराना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन एलिसिया तुरंत मना कर देती है और अगले ही पल क्लेवाटस अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और एलिसिया की सारी टूटी हुई हड्डियों को फिर से जोड़ देता है और फिर अचानक उसका शरीर फिर से ठीक होने लगता है। अब ये सब देखकर गुंडे डर के मारे कांपने लग जाते हैं लेकिन एलिसिया जोर जोर से चीखने लग जाती है क्योंकि उसकी हड्डियां जोड़ते समय उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अब ये सारे गुंडे आपस में फैसला करते हैं कि एलिसिया को पकड़कर जबरदस्ती उस जगह ले जाया जाएगा जहाँ उसके साथियों के वेपन्स रखे हुए हैं। और जैसे ही उनमें से एक गुंडा एलिसिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है एलिसिया तुरंत एक जोरदार मुक्का मारती है और वो गुंडा सीधा पीछे जाकर गिरता है। मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी असली ताकत दिखानी पड़ेगी। इतना कहते ही वो अपनी सारी बेड़ियों को तोड़ देती है और उन सभी गुंडों से लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। इधर दूसरी तरफ क्लैन लूना को लेकर बाहर आ चुका होता है और दोनों मिलकर नल को ढूंढ रहे होते हैं। रास्ते में क्लैन लूना से कह रही होती है कि एलिसिया बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वह बताती है कि एलिसिया पहली ऐसी इंसान है जिसने मेरे सिंह पर अटैक किया था। इस तरफ नील भी वापस कारमे के पास आ जाती है। कारमे उसे देखकर काफी खुश होती है कि नल अभी भी जिंदा है और सही सलामत है। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगता है। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी नल के चेहरे पर खुशी दिख रही होती है। तुम इतनी खुश क्यों हो? सुनिए, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। अब कारमे ये सब सुनकर काफी सीरियस हो जाती है। सुनो, जो भी एक बार इस जगह आ जाता है उसके लिए बाहर की दुनिया खत्म हो जाती है। तुम आखिर ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या तुम सच में बाहर जाना चाहती हो? नहीं, बस मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर बाहर की दुनिया कैसी होती है, वह कैसी दिखती है। लेकिन जैसे ही नल ये बताती है कि आज किसी ने उसे बाहर जाने के लिए कहा था तभी कारमे गुस्से में आकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। सुनो, ये सारे ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। यह दुनिया बहुत ही जालिम है। लोग हमें इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। फिर वो उसे नीचा दिखाते हुए कहती है और वैसे भी तुम तो काफी भद्दी हो, तुम्हें बाहर जाने के लिए कौन पूछेगा? अब इन दोनों की सारी बातें रोको भी सुन लेता है और वो वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर कारमे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। सुनो, मैं यहाँ नल से बात करने आया हूँ। और इतना कहकर वो नल को लेकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि कारमे उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है। अगर नल चली गई तो यहाँ के बच्चे को दूध कौन पिलाएगा? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्लैन और लूना भी पहुँच जाते हैं। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती और हमारे पास अब दूध भी नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। लेकिन जैसे ही उसकी नजर क्लैन की आंखों पर पड़ती है उसकी हवा टाइट हो जाती है। सुनो, तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। उधर दूसरी तरफ रोको नल को लेकर एक गुफा के अंदर पहुँच जाता है। आखिर तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई। रोको उसे समझाता है कि यह एक पुरानी माइन है और मैंने इस जगह पर काफी रिसर्च की है। लेकिन तभी अचानक पूरी गुफा की लाइट चली जाती है और जैसे ही रोको अपना लैंप ऑन करता है नल ये देखकर पूरी तरह से डर जाती है क्योंकि उसके सामने एक भयानक मॉन्स्टर बैग खड़ा होता है। सुनो, आज तुमने हमें धोखा दिया है और शायद तुम्हें यह नहीं पता कि मैं डीमंस को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब नल डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन बैग उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। अब भागते हुए नल के मन में एक ही बात चल रही होती है कि उसने गलती कर दी। आज अगर वह उस हाथ को पकड़ लेती तो शायद वह जिंदा बच सकती थी। अगले ही पल वो मॉन्स्टर उसे निकल जाता है। उसी समय लूना और क्लैन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। क्लैन शांत होते हुए कहती है, रोना बंद करो। शिकार बनना और शिकार करना ये दोनों ही चीजें इंसान और डीमंस में एक जैसी होती हैं। लेकिन क्लैन इस बात से काफी कंफ्यूज हो जाता है कि इतना बड़ा डीमन रोको के आदेश को क्यों नहीं मान रहा है, लेकिन ये नियमों के खिलाफ है। बै, इसे खत्म कर दो। लेकिन अचानक बै की हालत खराब होने लगती है और वो नल को जिंदा ही बाहर उगल देता है। अब लूना तुरंत नल को पकड़कर साइड में ले जाता है। वह दर्द से तड़प रहा होता है। रोको उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसे एहसास
एहसास होता है कि नल और लूना दोनों गायब हो चुके हैं। लगता है तुम कोई मैजिशियन हो। लेकिन क्लैन को मैजिक के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तभी रोको स्माइल करते हुए कहता है, अगर तुम्हें मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता तो चलो मैं तुम्हें इसके बेसिक समझाता हूँ। इसके बाद वो एक अजीब सा लिक्विड निकालता है। देख रहे हो इसे, यही है मेरी मैजिक। इसकी मदद से मैं अभी एक छोटे मोटे ट्रोल को कंट्रोल कर पाया हूँ, लेकिन जल्द ही मैं बड़े डीमंस को भी कंट्रोल कर पाऊंगा। फिर वो उस लिक्विड को आग के साथ मिला देता है और अगले ही पल वह फिर से खड़ा हो जाता है और पूरी तरह रोको के कंट्रोल में आ जाता है। और फिर वह अचानक क्लैन पर हमला कर देता है, जिससे क्लैन यहाँ पर घायल हो जाती है। एलिसिया ने मुझे मैजिक के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया। उधर दूसरी तरफ एलिसिया भी सारे गुंडों की धुलाई कर रही होती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एलिसिया के पिता उसे तलवार चलाना सिखा रहे होते हैं। सुनिए पापा, अगर मुझे एक स्ट्रॉन्ग स्वर्ड्समैन बनना है तो मुझे क्या करना होगा? अगर तुम सच में स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना सीखना होगा, और जब दुश्मन को मारने का वक्त आए तो जरा भी हिचकिचाना मत, क्योंकि एक ही पल की हिचकिचाहट तुम्हारी और तुम्हारी तलवार दोनों की स्पीड कम कर देती है। और फिर रियलिटी में वापस आकर एलिसिया एक एक करके सारे गुंडों को ठिकाने लगाना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, एलिसिया ने तो सारे गुंडों को धूल चटा दी, लेकिन असली खतरा अभी बाकी है, क्योंकि दूसरी तरफ क्लैन बुरी तरह से घायल हो चुकी है और रोको का डीमन अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ गया है। तो अब देखना यह है कि क्या एलिसिया समय पर वहाँ पर पहुँच पाएगी या फिर रोको का डीमन सब कुछ खत्म कर देगा। ये सब जानेंगे हम अगले पार्ट में। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।